तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जैसे हमने बैलेंस शीट का कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाया, बिल्कुल वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ दैट ईयर। जिस साल लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ वो हमें स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में दिखाई देता है। एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल शोज द नेट प्रॉफिट फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स सो दैट चेंजेस इन एब्सोल्यूट डाटा। एब्सोल्यूट डाटा बोलते हैं रुपीज में चेंजेस। जैसे पहले कोई आइटम 5 लाख थी, 5 लाख, अब 6 लाख हो गई, तो चेंज कितना हुआ 1 लाख, और परसेंटेज में 20%। तो एब्सोल्यूट डाटा में भी चेंज आता है, दिखाते हैं मनी में एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो हम मनी में चेंजेस भी दिखाते हैं, परसेंटेज में चेंजेस भी दिखाते हैं। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल्स होता है, ऑपरेशन मतलब जो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं, बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है हमारी। जैसे हमारा बिजनेस है फर्नीचर को सेल करने का, तो वहां से जो पैसा आएगा उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स। रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हमने जो माल यूज किया उसकी कॉस्ट कम हुई है, ज्यादा हुई है, रेट कितना हुआ, एक्सपेंसेस और लॉसेस में, एक्सपेंसेस में, इनकम में क्या चेंजेस आए, प्रॉफिट में क्या चेंजेस आया। अभी हम कंपनी की पी एंड एल का फॉर्मेट भी बनाना सीखेंगे। तो हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लाइक कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 6 कॉलम होते हैं, 6 कॉलम होते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम आइटम्स लिखते हैं। जैसे अगर हम देखें फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, तो ये फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट कॉलम है। इसमें हम क्या लिखते हैं, सारी वैल्यूज आइटम्स क्या क्या है। दूसरे में इनकी डिटेलिंग के लिए नोट नंबर, फिर प्रीवियस ईयर पिछले साल की वैल्यू, करंट ईयर इस साल की वैल्यू, एब्सोल्यूट चेंज मतलब रुपीज में चेंज, और परसेंटेज में चेंज। इसको अगर हम ए बी सी डी लिख दें तो डी में जो चेंजेस होते हैं डिवाइड बाय ए, मतलब प्रीवियस ईयर को बेस मानकर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो हम निकालते हैं। तो इसलिए लिखा फर्स्ट कॉलम में हम आइटम्स लिखते हैं, जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रीशिएशन, ये सारी चीजें फॉर्मेट है। ये सारी चीजें फॉर्मेट है जो लिखी है, अभी हम इसे सीखेंगे डिटेल में। ये फर्स्ट कॉलम है, ये बताया क्या है। सेकंड कॉलम में हम क्या लिखते हैं, नोट नंबर। अगर हमने कोई नोट बनाया है तो उसका नोट नंबर हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं। थर्ड कॉलम में हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर की वैल्यूज। फोर्थ कॉलम में लिखते हैं करंट ईयर की वैल्यूज। फिफ्थ कॉलम में हम लिखते हैं जो भी डिफरेंस आया है, इंक्रीज या डिक्रीज प्रीवियस ईयर और इस ईयर में। और सिक्स कॉलम में परसेंटेज बेसिस पर लिखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट में भी पहले हमें पी एंड एल का फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो आइए आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूं फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल। अलग से मैं बता देता हूं, आप जल्दी जल्दी साथ साथ लिखिएंगे। हेडिंग डालिए फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप केवल वही बनाइएगा, फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बस पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। और वो रेशो ऐसा होगा कि हमें यहां पर्टिकुलर्स और यहां अमाउंट, ऐसे इस रेशो में बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लिखिए, यहां पर आपने लिखा होगा पर्टिकुलर्स, है ना। तो यहां सबसे पहले लिखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
आप अपनी समझ के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट सेल्स, अपने समझने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है, कभी और नहीं लिखना है, अभी अपने आप के समझने के लिए आप यहां लिख सकते हैं नेट सेल्स, मतलब कि हमारी जो सेल्स है वो यहां पर आ जाएगी, जो भी हमारी सेल्स है। इसके बाद दूसरे नंबर पर लिखिए अदर इनकम। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए क्योंकि बिना इसके आपका क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। अदर इनकम में बिजनेस में और भी तो इनकम हो जाती है, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल के अलावा हम लोगों की डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ऐसी इनकम हो सकती है, वो सब अदर इनकम में आ जाएंगी। और टोटल रिवेन्यू लिख देंगे। आपको एक बात बताता हूं, इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि जैसे हम इंडिविजुअल में ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाते थे, यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, कंपनी का केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और एक ही साथ ट्रेडिंग P&L बनाया जाता है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखते हैं। अलग से जीपी नहीं आता, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता है, सीधा नेट प्रॉफिट आता है, क्योंकि कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही नहीं है। कंपनी के केस में सीधा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। अब एक्सपेंसेस की बारी आएगी, क्योंकि हम लोग, मैंने जैसा आपको बताया स्टेटमेंट की फॉर्म में हम बनाते हैं, तो क्योंकि हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बना रहे हैं, टी फॉर्म में नहीं बना रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट साइड नहीं होती है, एक साथ ही चलता है। तो अब क्या आएगा, ये हमारा क्या हो गया, P&L और ट्रेडिंग, P&L का क्रेडिट साइड हो गया, ट्रेडिंग और P&L का क्रेडिट साइड हो गया, बस। अब डेबिट साइड आएगा और डेबिट साइड में हेडिंग क्या डलेगी, एक्सपेंसेस। तो आप भी डाल लीजिए हेडिंग एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या क्या आता है, इसे हम अभी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं। आपको याद है हम रॉ मटेरियल खरीदते थे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखते थे, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लिखते थे, है ना, और परचेजेस में से परचेजेस रिटर्न माइनस कर देते थे, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब उसकी जगह यही आएगा, तो आप इसके नीचे लिख लीजिए, इसी के नीचे जैसे आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ब्रैकेट में या नीचे लिखा था ना नेट सेल्स, ऐसे ही इसमें लिख लीजिए ओपनिंग स्टॉक। मैं यहां लिख देता हूं, जगह कम है मेरे पास यहां, तो मैं यहां लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस नेट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है, जो ए पॉइंट में लिखा हुआ है। तो अब आपको पता चल गया ए पॉइंट में क्या लिखना है। ये वर्किंग नोट नंबर पता है क्यों लिखा है, ये नोट नंबर क्यों लिखा है, ये सब कुछ हम वर्किंग नोट में लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं, वहां नोट नंबर डाल देते हैं। मान लिया ये मेरा नोट नंबर 5 था, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 5, और नीचे नोट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये पता लगाना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड क्या होता है, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिससे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। जैसे अगर हम चिप्स बना रहे हैं, तो चिप्स अगर फिनिश गुड्स है तो रॉ मटेरियल क्या होगा, हमारे आलू पोटैटो होंगे, जिससे हम चिप्स बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। फर्नीचर बना रहे हैं तो जो वुड यूज हो रही है, फेविकोल यूज हो रहा है, वो सब क्या है, रॉ मटेरियल। अब दूसरे नंबर पर आता है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। लिखिए इसे जल्दी से, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देखिए स्टॉक इन ट्रेड होता है जो हम बना बनाया माल खरीदते हैं आगे बेचने के लिए।
ये हम खुद नहीं बनाते हैं, किसी और का बनाया हुआ माल हम बेचते हैं। जैसे मेरी कन्फेक्शनर शॉप है, उसमें मैं ब्रेड बेच रहा हूं, टूथपेस्ट बेच रहा हूं, क्या वो मैं खुद बना रहा हूं? नहीं, तो वो सब स्टॉक इन ट्रेड में आता है। जो चीज मैं खुद नहीं बनाता वो सब कुछ स्टॉक इन ट्रेड में आता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। ये लिखिए जल्दी से। जैसे हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे अलग अलग। यहां पर चेंजेस इन स्टॉक लिखते हैं। स्टॉक हमारा 4 तरीके का होता है, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां लिखा है फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो हमारा जो स्टॉक होता है वो 4 टाइप्स का स्टॉक होता है, 4 तरीके का स्टॉक होता है। एक होता है रॉ मटेरियल, आपको पता चल गया। जैसे अगर हमारी सपोज एक शॉप है जहां पर रेस्टोरेंट है, हमारा स्वीट शॉप है, आपने देखा होगा हलवाई की दुकान पर जाएं, वहां पर चिप्स भी होते हैं, वो अपने बनाकर चिप्स बेचते हैं। तो चिप्स अगर हमने खुद बनाए हैं तो वो तो रॉ मटेरियल में आ गया, आलू जो उसके लिए यूज हो रहे हैं। लेकिन जो चिप्स बन के तैयार हो गए वो फिनिश्ड गुड्स है। वो फिनिश्ड गुड्स हमने बनाए हैं, खरीदे नहीं है, इसलिए परचेजेस में फिनिश्ड गुड्स नहीं आया। लेकिन उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा, उसको चेंज को यहां लिखेंगे। अब वर्क इन प्रोग्रेस किसे कहते हैं? जो माल बनना शुरू हुआ लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसे क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। उसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी यहीं आएगा। और स्टॉक इन ट्रेड जो मैंने बताया, बना बनाया माल किसी और का खरीदते हैं। सपोज हम कोल्ड ड्रिंक्स भी बेच रहे हैं, पेप्सी कोक बेच रहे हैं, ये हमने तो नहीं बनाई है, तो वो क्या? स्टॉक इन ट्रेड, इसका ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें भी लिख लीजिए आप, इसमें हम क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, माइनस को ब्रैकेट में लिख देते। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। याद करिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आप वेजेस लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सैलरी लिखते थे, सब एम्प्लॉय से रिलेटेड है ना। तो यहां पर सब एक साथ आता है, वेजेस भी यहीं आता है, सैलरी भी यहीं आता है, क्योंकि यहां ट्रेडिंग P&L अलग अलग नहीं बना रहे। इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आप क्या लिख सकते हैं? वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। आपको याद रहेगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब समझते हो? जो हमने बिजनेस में लोन लिया उस पर जो इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, तो इंटरेस्ट का खर्चा यहां पर आ जाता है। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रीशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आपको पता है टेंजिबल एसेट जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है, उसे हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और इंटेंजिबल एसेट की जो वैल्यू कम होती है उसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे गुडविल को एमोर्टाइज किया जाता है और प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रीशिएशन लगाया जाता है, तो वो सब यहां पर आ जाता है। इसके अलावा जितने भी खर्चे बचेंगे वो सब अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो अदर एक्सपेंसेस भी लिख लीजिए, जो दुनिया भर के अदर एक्सपेंसेस बचे हैं, रेंट, बेड डेट्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सब कुछ यहां आ जाएगा। फिर हम जैसे टोटल रिवेन्यू बनाया था ना, ऐसी टोटल एक्सपेंस को लिख लेंगे, तो टोटल एक्सपेंस करके टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ चुका है। क्या आ चुका है हमारे पास? टोटल रिवेन्यू। और क्या आ चुका है हमारे पास? टोटल एक्सपेंस। अगर मैं टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो लिखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट लाइन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
और ब्रैकेट में लिख लीजिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स। याद करिए इंडिविजुअल में इनकम टैक्स ड्राइंग्स माना जाता था, कैपिटल में से लेस होता था, लेकिन कंपनी के केस में ये एक्सपेंस माना जाता है। कंपनी के लिए ड्राइंग्स कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है जो प्राइवेट एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस करे। और क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहां तक नोट कर लीजिए। उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं आपको। अब आपको बहुत आराम से ये समझ में आना शुरू होगा कि एक्चुअल में हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हम इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ सिमरन लिमिटेड फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2018 और 2019। ये 2 ईयर्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, हमें बता रखा है कि क्या क्या हमारी सेल हुई है, और अदर इनकम सब। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपैरेटिव P&L। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा P&L का फॉर्मेट बहुत बड़ा ही आएगा, छोटे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो जल्दी से आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइए। हमने क्या देखा था? 6 कॉलम देखे थे, उसमें नोट्स वाला बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नोट्स वाली कोई बात ही नहीं है। तो नोट्स वाला कॉलम आप चाहे मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बनाते हैं सबसे पहला जो कॉलम है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के बाद में अमाउंट हम प्रीवियस ईयर की अमाउंट, करंट ईयर की अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये कॉलम बना लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अब पिछले साल की इंफॉर्मेशन लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, तो पहले हम पिछले साल वाली वैल्यू लिखेंगे। क्वेश्चन में हमें करंट ईयर की पहले दी है, लेकिन हम पहले प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे, फिर करंट ईयर की लिखेंगे। ऐसा करने से हमें चेंजेस का पता लगाना थोड़ा इजी हो जाता है। इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले अभी हमने फॉर्मेट देखा, उस फॉर्मेट के हिसाब से ही हम बनाएंगे। दिया भी वैसे ही है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम यहां लिख देते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमसे अमाउंट लिखने में गलती ना हो, इसलिए हम अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। इसके बाद याद करिए क्या लिखा था हमने? टोटल रेवेन्यू। क्या लिखा था? टोटल रेवेन्यू। एक ही टाइप का एक्सपेंस है, तो लेस एक्सपेंस लिख देते हैं। तो क्या आया था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर लेस करेंगे इनकम टैक्स, तो आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। ये फॉर्मेट अभी हमने सीखा, तो यहां पर हमने लिख लिया। इस फॉर्मेट में किसी को कोई टेंशन है?
ये फॉर्मेट अभी अभी हमने लिखा था। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले ये वाली फिगर, पिछले साल वाली फिगर लिखो। दोनों को एक साल लिखोगे तो गलती कर बैठोगे, क्योंकि हमने पहले प्रीवियस ईयर की फिगर से लिखनी है। तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 60 लाख, अदर इनकम है 1,50,000। तो 60 लाख और 1,50,000 टोटल मिलाकर कितना हो गया? 61,50,000। ठीक है, टोटल हो गया रेवेन्यू हमारे पास। टोटल 61,50,000 का रेवेन्यू आया। इसमें से 44 लाख एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। तो 61,50,000 में से 44 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 17,50,000। 17,50,000 बचेगा। हमारे को टैक्स लगाना है 35%। तो याद रखिएगा, जो टैक्स है वो कहां लगता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। तो मैंने यहां पर छोटा सा 1 लिख दिया कि मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में इसे करके दिखा देता हूं कि 17,50,000 का 35% मैंने निकाला। तो 17,50,000 का 35%, तो ये आता है 6,12,500। ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। अब मैं 17,50,000 में से 6,12,500 माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 11,37,500। तो 11,37,500 मेरे पास प्रॉफिट आ गया आफ्टर टैक्स। ये मेरे पास पिछले साल की इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं करंट ईयर की इंफॉर्मेशन लिखता हूं। सेल्स 75 लाख, अदर इनकम 1,20,000, 76,20,000 का टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस 50,60,000। तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स 25,60,000। अब मुझे इस पे टैक्स निकालना है। ध्यान से देखेंगे तो इस पे 40% का टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना? तो मैं इस पर 40% निकालता हूं। तो 25,60,000 पे 40% निकालूंगा तो 10,24,000 आ जाएगा। तो मैंने यहां पर नंबर 2 लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई 10,24,000 मेरा क्या आ रहा है? दूसरे साल का टैक्स आ रहा है। मैं इसको लेस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 15,36,000। तो मुझे सबसे पहला काम ये करना है, ईयर वाइज सारी डिटेल लिखनी है ताकि लिखने में कोई भी मेरे से गलती ना हो। अब एब्सोल्यूट चेंज लिखता हूं मैं। बताइए 60 से 75 लाख हुआ है तो क्या हुआ? 15 लाख इंक्रीज हो गया। प्लस हो गया तो प्लस मत लिखिएगा, माइनस हुआ तो ब्रैकेट में लिख देंगे। प्लस के केस में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, बस सिंपल वैल्यू 15 लाख। अब अदर इनकम बताइए 150 माइनस 120, 150 में से की जगह 120 हो गया तो 30,000 कम हो गया ना, तो 30,000 ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट का मतलब है वैल्यू रिड्यूस हो गई है, माइनस में है। टोटल रिवेन्यू मेरा बढ़ गया है, तो टोटल रिवेन्यू कितना इंक्रीज हो गया है मेरा? 14,70,000। ठीक है, 14,70,000 रिवेन्यू इंक्रीज हो गया हमारा। अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस 44 लाख से 50,60,000 हो गया है, तो मेरा एक्सपेंस 6,60,000 से इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट 17,50,000 से 25,60,000 हो गया, तो मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ ये? 8,10,000।
मेरा इनकम टैक्स भी इंक्रीज हुआ है 4,11,500 और मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है 11,37,500 से इंक्रीज हो गया 15,36,000। तो ये कितना इंक्रीज हो गया 3,98,500। मैं चाहूं तो 8,10,000 में से 4,11,500 माइनस कर दूं तो भी यही आएगा। तो ये एब्सोल्यूट चेंज हो गया। एब्सोल्यूट चेंज मतलब रुपीज में कितना चेंज हो गया। अब मैं परसेंटेज में चेंज लिखता हूं और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज में चेंज कैसे लिखूंगा मैं? परसेंटेज में चेंज लिखने के लिए ये 15 लाख जो चेंजेस हुआ मैं यहां पर भी नंबर 3 लिख देता हूं ताकि मैं ये अलग से वर्किंग नोट में लिखकर बता दूं कैसे आया। तो देखो चेंज कितना हुआ 15 लाख और प्रीवियस ईयर की फिगर से डिवाइड करना है। प्रीवियस ईयर बेस ईयर क्या पुराना 60 लाख। तो 15 लाख को किससे डिवाइड किया 60 लाख से ताकि हमें पता चल सके कितने परसेंटेज चेंज आया। तो कितना चेंज आया 25%। तो यहाँ ऑलरेडी हमने परसेंटेज लिखा तो यहाँ केवल 25 लिखेंगे कि 25% चेंज आया। नहीं परसेंटेज ऊपर लिख दिया तो अलग से परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा 30,000 का चेंज आया, मैं एक और निकाल कर बता देता हूं। 30,000 का चेंज आया है ब्रैकेट में लिखा मतलब माइनस हुआ है डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100। ये 20% नेगेटिव है तो मैं ब्रैकेट में 20 लिख देता हूं। परसेंटेज में ध्यान रखना कि परसेंटेज में प्लस माइनस मत करना। परसेंटेज में ये नहीं आएगा कि यहां पर 5% आएगा, नहीं। परसेंटेज में आपको हर एक परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। जैसे ये वाली परसेंटेज भी आपको निकालनी पड़ेगी 14,70,000 डिवाइड बाय 60,50,000 इंटू 100। तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है अगर एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है निकालने में। 23.90%। इसमें थोड़ा सा समय आपको एग्जाम में लग सकता है तो आप लोगों को जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही यहां पर क्या करेंगे जल्दी बोलो, कौन सी वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे 6,60,000 डिवाइड बाय 44 लाख इंटू 100। तो ये कितना आएगा 15%। फिर 8,10,000 डिवाइड बाय 17,50,000 इंटू 100 कितना आएगा 46.29%। 4,11,500 डिवाइड बाय 6,12,500 इंटू 100 तो क्या आएगा ये 67.18%। और 3,98,500 डिवाइड बाय 11,37,500 इंटू 100 क्या आएगा 35.03%। तो ये हमें क्वेश्चन में करना था एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। हमें बोला गया है कि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाइए और हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है 2 इयर्स की। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ बनाएंगे आप लोग। तो पर्टिकुलर्स नोट नंबर नहीं भी बनाएंगे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि जो क्वेश्चन में फॉर्मेट दिया हो तो उससे छेड़खानी ना करें, वो तो कम से कम बना ही ले। लेकिन यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन पहले लिखेंगे और करंट ईयर की बाद में। फिर हम लिखेंगे चेंज एब्सोल्यूट और चेंज परसेंटेज में, ठीक है। तो यहां पर हम हेडिंग डाल देते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर्स नोट नंबर। यहां पर आप 31 मार्च
11 ईयर एंडिंग के लिए लिखेंगे और यहाँ पर 31 मार्च 22 ईयर एंडिंग के लिए। तो हम लोग एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज लिखते हैं। अगर ये ए और बी है तो जो सी होता है वो बी माइनस ए हो जाता है, और डी अगर ये है तो ये क्या होता है सी अपॉन ए इंटू 100। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। तो आपको क्या करना, पहले ऐसे फर्स्ट ईयर का लिख लें। अगर आप दोनों सोचेंगे कि हम उल्टा करके लिखें तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। तो 10 लाख रुपए, फिर अदर इनकम 6 लाख रुपए, अच्छा 2 लाख, 12 लाख रुपए टोटल रिवेन्यू। अब इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस कर देंगे इसमें से, और एक्सपेंसेस हैं 6 लाख। तो एक्सपेंसेस लेस करके हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस ही है क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है कुछ भी, तो 6 लाख रुपए आ गया। तो हमने पहले पुराने वाले ईयर की इंफॉर्मेशन लिखी, अब न्यू ईयर की लिख देते हैं 15 लाख। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर लिखा है ना टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस किया है हमने। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने लेस किया है टोटल एक्सपेंस। ठीक है। एक और तरीका होता है इसको करने का, वो दिखा देता हूं मैं। आपने यहाँ लिखा टोटल रिवेन्यू, फिर यहाँ पर लिखा एक्सपेंस, है ना, एक ही दिया, अगर ज्यादा दिए होते तो सबको लिखते। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया टोटल एक्सपेंस, अलग अलग एक्सपेंसेस को ऐड करके मेरा आता। अब मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसको अगर मैं फर्स्ट नंबर दूं और इसको सेकंड, तो ये थर्ड आ रहा है मेरा फर्स्ट माइनस सेकंड। तो ये मेरा 12 लाख माइनस 6 लाख 6 लाख आ गया। ठीक है, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। तो हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब ये वाला लिख रहा हूँ मैं 15 लाख करंट ईयर वाला। अदर इनकम है 1,80,000। तो टोटल 16,80,000 की मेरी इनकम हो गई है, और इसमें से एक्सपेंसेस में लेस कर रहा हूँ 10,50,000। तो 10,50,000 अगर मैं 16,80,000 में से लेस करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है 6,30,000। अब मैं एब्सोल्यूट चेंज लिखता हूँ। एब्सोल्यूट चेंज मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिए, बी माइनस ए, मतलब हम करंट ईयर में से बी में से ए माइनस करेंगे, करंट ईयर में से पुराना माइनस करेंगे, 15 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 लाख। और परसेंटेज मैं यहाँ पर लिख कर भी बता देता हूँ कि ये 5 लाख आया है, और ब्रैकेट में लिख कर बता दिया कैसे आया, 15 लाख माइनस 10 लाख, है ना। तो 15 में से मैंने 10 लाख माइनस कर दिया, ये ऐसे आया है। और परसेंटेज हमारी आई है 50%। कैसे आई है ये भी लिख कर बता देता हूँ। ये है 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख,
इंटू 100। आप चाहें तो इसको यहाँ लिखने की बजाय, यहाँ पर जगह कम होता है तो आप अलग से यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, 5 लाख आया, यहाँ पर आप स्टार बना दीजिए और कहीं इधर उधर कोने में एंड में स्टार का मतलब बता दीजिए कि यह है 15 लाख माइनस 10 लाख। और यहाँ पर मैंने 50% लिखा और यहाँ मैंने छोटा हैश बना दिया और हैश का मतलब हो गया 5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, है ना। तो ये आ गया मेरा 5 लाख और ये आ गया मेरा 50%। तो ऐसे करके दिखा सकता हूं मैं, एक करके दिखा दें, बाकी करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आपको करके जरूर दिखाना पड़ेगा। अब मेरा नेक्स्ट है इनकम, तो 1,80,000 माइनस 2 लाख, तो ये क्या आ गया माइनस में 20,000, परसेंटेज में 10%, क्योंकि 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100 आ जाएगा 10%। और ये हमारा आ गया 4,80,000, 4,80,000 डिवाइड बाय 12 लाख इंटू 100, तो ये 40% होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंस, तो एक्सपेंस हमारा कितना बढ़ रहा है, एक को ही चेंज करके दिखाएंगे टोटल को। अगर अलग अलग एक्सपेंसेस में अलग अलग आइटम होती तो सबको करके दिखा देता मैं। तो ये हमारा 4,50,000 रुपए बढ़ गया है और कितने परसेंट हो गया, 4,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये 75% बढ़ गया है। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 बढ़ गया है आउट ऑफ 6 लाख, तो ओनली 5% हमारा इंक्रीज इन प्रॉफिट है। तो ऐसे ही हमने बैलेंस शीट का भी हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था, ऐसे ही हमें इसका बनाना। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को, पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहां पर लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख, फिर 80 लाख। एक्सपेंसेस हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बता रखे हैं 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर एक्सपेंसेस बता रखे हैं, टैक्स रेट हमें बता रखा है और हमें इनकम कंपैरेटिव P&L अकाउंट बनाना है। तो जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं और उसके बाद में कंपैरेटिव P&L अकाउंट बनाते हैं। तो जल्दी से फॉर्मेट बना लेते हैं। particulars, notes, previous year, current year, absolute change and percentage change। तो हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, नोट्स। अब 2015-16 एंड 2016-17 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल हमारा जो है टोटल रिवेन्यू भी यही हो जाएगा, क्योंकि अदर इनकम तो कुछ है नहीं। 50 लाख और 80 लाख, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू भी यही है हमारा, यही है टोटल रिवेन्यू, यही है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम इसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस जो हमें दिए हुए हैं, एम्प्लॉय
बेनिफिट एक्सपेंसेस, और ये दिया हुआ है हमें 10% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%, इसका मतलब इसका 10%, तो ये 5 लाख हो जाएगा और ये 8 लाख हो जाएगा, इसका 10%। ठीक है ना? तो 10% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो 5 लाख और 8 लाख आ जाएगा। फिर लिखा है अदर एक्सपेंसेस 10 लाख, 12 लाख, इसे हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस 15 लाख एंड 20 लाख। तो ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था फर्स्ट पार्ट, टोटल एक्सपेंसेस सेकंड, और हमारा जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड, मींस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस टोटल एक्सपेंस। तो 50 लाख में से 15 लाख माइनस कर देते हैं तो 35 लाख आ जाएगा। 80 लाख में से 20 लाख माइनस कर देते हैं 60 लाख आ जाएगा। हमें इसमें से लेस करना होता है इनकम टैक्स, जो कि है 40%। तो 40% किस चीज का, 40% प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। तो 35 लाख का 40%, तो 35 लाख का 40% कितना आएगा, 14 लाख। तो यहाँ पर मैं यहाँ नंबर 1 लिख देता हूँ, नोट्स टू अकाउंट में नंबर 1 क्या आ जाएगा, 35 लाख का 40%, 14 लाख, ताकि आपको पता चल जाए ये 14 लाख कैसे आया। ऐसे ही 60 लाख का 40%, 24 लाख रुपए आ जाएगा, और हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हमने क्या करना है, थर्ड में से फोर्थ माइनस करना है, और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। 35 लाख में से 14 लाख माइनस कर देंगे तो 21 लाख आ जाएगा। 60 लाख में से 24 लाख माइनस कर देंगे तो 36 लाख, 36 लाख। पहले इतना समझिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ये करने के बाद अब क्वेश्चन का काम खत्म। अब हमें देखना है पहले एब्सोल्यूट चेंज। तो 50 लाख से 80, ये अगर ए है ये बी है, तो हमें मालूम है ये सी होता है बी माइनस ए, ये डी होता है सी अपॉन ए इंटू 100। तो 80 लाख में से 50 लाख माइनस कर देते हैं तो 30 लाख आ जाएगा। और परसेंटेज चेंज निकालना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर 2। तो नंबर 2 निकाल कर बता दिया कैसे आया, 80 लाख माइनस 50 लाख, और यहाँ पर नंबर 3 डाल दिया मैंने। और नंबर 3 कैसे निकला, नंबर 3 है 30 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, दैट इज 60%। तो यहां से मैंने निकाल दिया कैसे परसेंटेज चेंज है। तो हर एक में यही करना है मुझे कि एब्सोल्यूट चेंज 80 लाख माइनस 50 लाख, परसेंटेज चेंज 30 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इंटू 100। ऐसे ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 5 लाख से 8 लाख हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज 3 लाख, और परसेंटेज ये भी 60%। अदर एक्सपेंसेस में 10 लाख से 12 लाख हो गया, 2 लाख रुपीज हमारा प्लस हो गया, और 20% हमारा प्लस हो गया है। टोटल ये हो गया 5 लाख प्लस हो गया। परसेंटेज का टोटल भूलकर भी मत करना, परसेंटेज वैसे ही 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, 33.33%। 35 लाख से 60 लाख हो गया, तो कितना बढ़ गया, 25 लाख रुपए।
तो 25 लाख डिवाइड बाय 35 लाख इंटू 100 हमारा परसेंटेज में आ जाएगा 71.43%। ऐसे ही ये 10 लाख रुपीस हमारा बढ़ गया है, तो 10 लाख डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100 71.43%। और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, हाँ तो लिख लो 15 लाख और ये भी 71.43%। तो देख लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर आपको ये बात एक बार समझ में आ जाती। Following information is extracted from the statement of P&L of Gurveen Limited. For the years ended 31st March 2018 and 17, prepare comparative statement of P&L. तो हमें comparative P&L बनाना है, तो आप भी बनाइए, साथ में मैं भी करता हूं। हेडिंग डालेंगे comparative statement of profit and loss account। For the years ended 31st March 2017 और 18, तो साल हैं, आप लिख भी सकते हैं 31 मार्च वैसे वर्ड्स में। फॉर्मेट बनाते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। नोड नंबर ज्यादा बड़ा मत बनाइएगा, थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं। फिगर्स आ जाएंगी प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की। अभी ऊपर मैं इसको दिखाता हूं कैसे करना होगा। ये कंबाइन है फिगर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नोड नंबर, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 31 मार्च 17 का पहले लिख लेंगे और 31 मार्च 18 का बाद में, और चेंजेस एब्सोल्यूट और परसेंटेज। ठीक है, तो गड़बड़ ना हो इसलिए पहले हम ये वाली फिगर्स को लिखेंगे, लेकिन फॉर्मेट के हिसाब से। यहाँ पर फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, हमें P&L का फॉर्मेट खुद बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और देखते हैं कोई अदर रिवेन्यू है या नहीं। तो अदर रिवेन्यू हमारे पास नहीं है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हो जाएगा टोटल रिवेन्यू। फिर आएगा एक्सपेंसेस का हेडिंग। एक्सपेंसेस के हेडिंग में सबसे पहले क्या होता है हमारा,
रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, क्या हमें दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल? नहीं दिया तो उससे छोड़ देते, जो हेडिंग दिया है उसी को ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप के एक्सपेंस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। तो इन्हें ही लिख लेते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, depreciation and amortization, other expense, और टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस हो जाएगा और आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स है 30%। ठीक है, मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया। अब मैं पहले 2017 की फिगर से लिख देता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 32 लाख, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 16 लाख, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन 40,000, डिजिट के नीचे डिजिट 3,60,000, अदर एक्सपेंस। अब मैं 2018 की फिगर्स लिख देता हूं, 40 लाख, 20 लाख, 50,000 एंड 1,50,000। यहां तक हमने क्वेश्चन में देखकर नोट करा। तो टोटल हमारा 2017 का टोटल रेवेन्यू 32 लाख है और टोटल एक्सपेंस 20 लाख। 20 लाख टोटल एक्सपेंस है, 32 लाख माइनस 20 लाख 12 लाख का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसका 30% 3,36,000 हमारा टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 8,40,000। 31 मार्च 2018 का टोटल एक्सपेंस 22 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18 लाख, टैक्स 30% 5,40,000 और 12,60,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैं यहाँ रुक जाता हूँ, आप यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट चेंजेस देखते हैं। तो 8 लाख रुपए से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो गया है और 4 लाख से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन 10,000 से, और रिड्यूस हुए अदर एक्सपेंस 1,60,000 से कितने 2,10,000 से 2,10,000 ब्रैकेट में लिख देते, 2,10,000 से रिड्यूस हो गए और ये टोटल 2 लाख रुपीज से इंक्रीज हो गया। 6 लाख से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ और टैक्स 1,80,000 से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके नाम से 420,000।
ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट चेंज। परसेंटेज चेंज निकालते हैं। वर्किंग नोट मैं एक ये भी निकाल कर दिखा देता हूं। 40 लाख माइनस 32 लाख इट इज 8 लाख। मैं परसेंटेज में निकाल के दिखा देता हूं। एक 8 लाख डिवाइड बाय 32 लाख इंटू 100 25%। 25% यहाँ पे 25 है ना। 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख और 10,000 डिवाइड बाय 40 ये भी 25 है। अभी 25% चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा। बताइए आप कैलकुलेशन करके क्या आया। 2,10,000 डिवाइड बाय 3,60,000 इंटू 100 कितना आ रहा है ब्रैकेट में। मोर देन 50% आएगा। कैलकुलेट करके बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। Okay. 58.33% और ये 10% हो गया। ठीक है ना। 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100 ये 50% प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स भी 50% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 50%। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया जिसमें हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना था।